साक्षी जी, आपका हिस्टोरिकल सिटी के हिस्टोरिकल इवेंट में बहुत बहुत स्वागत। साक्षी जी has recently won a gold medal in 48 kg category in wrestling in Commonwealth Games recently held in UK. Sakshi ji also holds the first female wrestling award bronze medal in 2016 Olympic in Rio Olympic. She is a big representation of female wrestling of India. She is the pride of India and she has won so many awards in different games as well. And she will guide us and she will share her life stories and experiences with the youth so that this youth will have the opportunity to listen their icon directly on live on this stage of Gyan Yagya Foundation. I welcome Mr. Iqbal Siddiqui, who is a former Test cricket player of Aurangabad, who has represented India on an international scene. So, please welcome Mr. Iqbal Siddiqui on the stage. साक्षी जी, डोंगरी जी जो है इनका औरंगाबाद का सबसे पुराना कुश्ती का अखाड़ा है। And I welcome Mrs. Dr. Aparna Sahasrabuddhe on the stage also. On behalf of Gyan Yagya Foundation, Dr. Aparna Sahasrabuddhe. So very quickly, I'll start the this session with the permission of the chair, Dr. Aparna Sahasrabuddhe ji. This memento is built in a proper lotus shape. शिक्षक हे पण सभागृहामध्ये आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती येऊन साक्षीसोबत जो काही संवाद, प्रश्नोत्तर आणि विद्यार्थ्यांसोबत मनमोकळ्या गप्पा होणार आहेत त्याच्यासाठी जॉईन व्हावे. उस्ताद डोंगरे सर. यस अर्णा जी, आप सेशन को स्टार्ट कर सकते. थैंक यू. Good day to everyone. Instead of listening to me, I hope you would all like to listen to Sakshi ji. So without wasting any time, I would request Sakshi ji to address you all. नमस्कार. और औरंगाबाद ज़िले के मतलब पहला जो ये पद्म फेस्टिवल है, इसमें मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन को भी कॉन्ग्रेचुलेशन. इतना अच्छा जो है ये इनिशिएटिव चलाया है. पहला बिल्कुल फर्स्ट मतलब पद्म फेस्टिवल इन्होंने रखा है और मुझे इनवाइट किया है, तो एक बार फिर से आप सबका बहुत. यहाँ पर साक्षी मैडम ने अभी स्टार्ट कर दिया है इंट्रोडक्शन देके अपना. इनके बारे में धीरे धीरे हम एक घंटे भर में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे. साथ ही साथ हमारे जो बैठे हुए ऑडियंस है और हमारे साथ में जो कबड्डी कुश्ती के जो महारत भी है हासिल, ये लोग भी आपको कोई प्रोफेशनल सवाल करेंगे, तो इससे जो भी ज्ञान मिलेगा हमारे लोगों को एक नॉलेज मिलेगा. तो शुरुआत में सब में पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आप इस खेल में जब आए हो तो ये सवाल आपसे कई बार लोगों ने पूछा होगा और कई बार आप लोगों ने बताया भी होगा, लेकिन आज हम चाहेंगे कि आप फिर से एक बार ये शुरुआत करें कि बीइंग अ गर्ल इस खेल को ही आपने क्यों चुना जबकि इतने सारे खेल हैं. सबसे पहले तो मैं शुरुआत से ही मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. मतलब स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स होता था तो मुझे पार्ट लेना था, चाहे वो रनिंग हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, ताकत का कोई खेल हो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था कि हाँ अभी स्पोर्ट्स पीरियड आने वाला है. मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और बस स्कूल में ऐसे ही चलता रहा. और उस टाइम ना क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. मतलब टीवी पे पूरे हमारे घर वाले बैठ के देखते थे. सचिन तेंदुलकर सर हैं, सहवाग सर हैं, तो वो टीवी पे बड़े दिखते थे और उनको देखने के लिए लोग इतने एक्साइटेड थे. टीवी भी नहीं होता था, एक दूसरे के घरों में जाते थे कि आज तो इंडिया का मैच आने वाला है. तो मेरे मन में हमेशा से ये रहती थी कि यार मुझे भी कोई स्पोर्ट्स करना है, कि मुझे भी लोग जाने. कुछ नहीं पता था कि क्या एशियन गेम्स, क्या कॉमनवेल्थ गेम्स, क्या ओलंपिक्स.
मतलब किसी का कुछ नहीं पता था फैमिली में, सिर्फ दादा ने कुश्ती की थी, वो भी मुझे बहुत बाद में पता चला, मिट्टी में कुश्ती की थी उन्होंने जो दंगल में होती है अखाड़े में। तो लकीली वही बात है ना, भगवान जब देना होता है तो अपने आप रास्ता निकाल देता है। तो लकीली मेरे घर के पास में स्टेडियम था और वहाँ रेसलिंग हॉल था। तो बस मैंने किया कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, तो मेरे घर वाले मुझे लेके गए और मुझे रेसलिंग दिखाया, तो मुझे बड़ा क्लिक किया। मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले स्कूल में, पर मुझे लगा, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे ये वाला खेल खेलना है, नाम भी नहीं पता था। हाँ, आज से 18-19 साल पुरानी बात है, नाम भी नहीं पता था। मैं बोली मुझे तो ये वाला खेल खेलना है। तो छोड़ दिया पेरेंट्स ने, ठीक है, मैं खेलना शुरू हो गई। मुझे खेल कूद में मज़ा आता था। तो क्या हुआ, जो मेरे सीनियर्स थी ना, उन्होंने बताया कि अगर आप इंडिया में फर्स्ट आओगे ना तो आपको हवाई जहाज में बैठ के दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा। तो ये बात तो बड़ी बढ़िया लगी मुझे कि अभी तक तो नीचे बैठ के आसमान में हवाई जहाज उड़ते देखा था, और अगर मैं इंडिया में जीत गई तो बैठने का भी मौका मिलेगा। तो बस उसी एक चीज़ ने मेरे को मेहनत करवाने का मतलब हौसला दिया कि नहीं, इंडिया में फर्स्ट आना है और हवाई जहाज में बैठना ही बैठना है। क्योंकि जब तक नहीं पता था कि ओलंपिक्स तक जाना है या जो भी है, तो बस दिन रात यही सोच के मेहनत करती थी कि कब मैं इंडिया में फर्स्ट आऊँगी और मुझे दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा, हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा, और कैसा होती है दूसरी दुनिया, दूसरे देश के लोग कैसे होते हैं, मतलब एक ऐसे अजीब सा उलझन सी थी मन में। तो बस मैंने कुश्ती शुरू कर दी और धीरे धीरे मेडल्स आना शुरू हो गए मेरे, और धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, और ओलंपिक्स एक ऐसा स्टेज है जो हर एथलीट का सपना होता है वहाँ मेडल जीतना। तो कुश्ती करते करते काफ़ी बार प्लेन में भी बैठी और मेडल्स भी जीते छोटे स्तर पे। फिर ये हो गया कि नहीं, ओलंपिक्स में जाना है और देश के लिए मेडल जीतना है। तो सुशील पहलवान जी, योगेश्वर पहलवान जी का 2008 में सुशील पहलवान जी का मेडल आया। तो ये हो गया कि इंडियंस मेडल ला सकते हैं ओलंपिक्स में रेसलिंग में। तो बस मैंने शुरू कर दिया। वो 16 में मेरा मेडल आया और लगभग मुझे 2010 में मुझे पता चल गया था कि मुझे मेडल जीतना ही जीतना है। वो 6 साल मैं सिर्फ यही सोच के मेहनत करती थी कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है और देश के लिए मेडल जीतना है। और जब ये उस टाइम पे ये होता था कि जैसे हमारे रेसलिंग में ना 1-2 कंट्रीज़ बहुत अच्छी है, जैसे जापानीज़, तो बताते थे सीनियर्स कि ऐसे ऐसे जापान की लड़कियां हैं, 1-2 लड़कियां इतनी तगड़ी हैं। फिर ये हो गया कि यार वो 4-4 बार की ओलंपिक चैंपियन, उनको तो देखना है कैसी होती हैं वो। तो बस एक बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गई मैं सीनियर में, मैंने उसको देखने के लिए अपनी ट्रेनिंग मिस कर दी कि मैं देखूंगी। वो 2 हैं, एक 53 kg की, एक मेरे वेट कैटेगरी की, बहुत अच्छी रेसलिंग है, 4 बार की ओलंपिक चैंपियन है, बहुत बड़ी बात है 4 बार ओलंपिक्स में से लगातार मेडल्स जीतना। तो मैंने उन्हें देखा कैसे वो ट्रेनिंग कर रही हैं, कैसे वो हैं। तो बस ये हो गया कि अभी तो इसके साथ पोडियम शेयर करना है। तो मैंने वहाँ से अपने दिमाग में ना विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया कि मैं ओलंपिक्स में हूँ और मेरे हाथ में फ्लैग है, मैं पोडियम पे हूँ। मैं दिन रात यही सोचती थी, यही मैनिफेस्ट करती थी और यही मेरे दिमाग में चलता रहता था। और कई बार गूसबम्स भी आ जाते कि हाँ, रियलिटी में मुझे वो मिल गया है और वो मिल जाएगा। तो बस ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, ओलंपिक्स में गई मैं और मेरा मेडल आया। और वो जो सारी चीज़ मैंने इतने साल से सोची थी अपने दिमाग में कि मुझे वहाँ जाना है, पोडियम पे खड़ा होना है, और जो जिस लड़की को देखने के लिए मैंने मतलब ट्रेनिंग मिस की थी और बस यूँ था कि एक बार वो दिख जाए, उसके साथ मैंने ओलंपिक पे पोडियम शेयर किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जिस लड़की को देखने के लिए तरस रही थी उसके साथ मैंने ओलंपिक पोडियम शेयर किया। और बस मैं आप सबको बता दूं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी आपको कुश्ती में करनी है, कोई और स्पोर्ट्स में जाना है, पढ़ाई में जाना है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और सच्ची लगन, मेहनत अगर आप करोगे तो आप जो भी आप चाहो वो अचीव कर सकते हो। तो बस मुझे अपनी कुश्ती के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। मैंने कभी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी मतलब जो कज़न्स हैं उनकी शादियों में भी नहीं गई मैं, मतलब नहीं, मैं नहीं जाती। मेरे घर वाले मुझे लॉक कर जाते थे कि आप ही आके मुझे वापस से खोल देना, मैं रेस्ट कर लूँगी घर में, मुझे नहीं जाना। क्योंकि रेसलिंग एक इतना टफ स्पोर्ट है कि अगर हम 2-3 घंटे सुबह मेहनत करते हैं तो पूरा दिन का रेस्ट चाहिए ही चाहिए होता है रिकवरी के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ बच्चों, मैं भी आपकी तरह ऐसे थी। आपको देख के याद आ रहा है स्कूल टाइमिंग्स में जैसे बैठती थी, पीछे से नंबर आता था और ये सोचती थी जो ये स्टेज पे बैठे हैं कितने अच्छे लोग होते होंगे यार, हमें कब मौका मिलेगा।
तो हाँ, आगे स्नैक्स रखे होते थे, हम बिल्कुल पीछे एनुअल फंक्शंस में बैठते थे स्कूल्स में, तो दिखाई भी नहीं देता था स्टेज तक, तो ऐसे उठ के देखना पड़ता था कि कौन आया है आज और कौन एनुअल फंक्शन में आया है, कैसे वो लोग होते होंगे जो इतनी आगे रोज़ मिलती है उनको, जो स्टेज पे आते हैं, जो चीफ गेस्ट आते हैं। तो अगर आप पूरी लगन पूरी मेहनत से करोगे ना, तो मैंने अपने सपने साकार किए हैं, तो आप भी अपने सपने साकार कर सकते हो। जिस तरह से साक्षी मैम अपने बारे में बता रही है, मुझे यह है कि हमारे ऑडियंस में भी और जो बच्चे बैठे हैं इनके भी जो सवाल होंगे, वो जब भी इंटरेक्ट करना चाहेंगे हम उनके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर रखेंगे ताकि वो मैडम से इंटरेक्ट करे अपने जो सवाल है, ताकि ऐसा ना हो कि उनके सवाल उनके साथ ही चले जाए। ठीक है, तो अपने जो सवाल है वो ध्यान से करने की तैयारी करो। साथ ही साथ आपने तो बता दिया कि आप क्या बनना चाहती थी, आप सपने भी देखती थी। क्या ये सपने आपने अपने माँ बाप को दिखाए थे? क्योंकि आप जो सपने देखते हो, ये बच्चे भी सपने कुछ देखते होंगे, यहाँ पे जो लोग हैं वो भी कुछ सपने देखते होंगे। हम जो सपने देखते हैं और जो हमारे सपने साकार करने में मदद करते हैं, अगर दोनों का तालमेल हो तो उसको अचीव करने में आसानी हो सकती है। और अगर उस पर डिवीजन हो कि आप कुछ अचीव करना चाहती हो, जैसा कि आपके पेरेंट्स ने लिया कि आपको छोड़ा था वहाँ पे, उसके बाद आप खेलती गई, उसके बाद में उन्होंने कभी आपको रोकने की कोशिश नहीं की, या आपने उनको अपना सपना बताया था ताकि वो आप शेयर करें? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे पेरेंट्स का फुल्ली सपोर्ट था कि आप जो भी करना चाहो। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी आई थी, जैसे स्कूल में जाती थी, क्योंकि पढ़ाई भी साथ साथ ज़रूरी थी, तो बॉय कटिंग होती थी, सबको पता चल गया ये रेसलिंग करती है, तो बच्चे मजाक उड़ाते थे कि देख दूध लाई है बैग में ऐसे करके। तो मतलब थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगता था। साइकिल पे ट्यूशन पे जाती थी या स्टेडियम में जाती थी तो कोई भी ऐसे कर देता था, लड़का है या लड़की है, तो वो भी पिंच करता था। और पेरेंट्स ने जब तो नहीं बताया, बहुत सपोर्ट था, लेकिन बाद में बताते हैं कि जो और चाचा ताऊ मामा कौन से स्पोर्ट्स में डाल दिया, या इस आपको मतलब इसको आपने, कौन इससे शादी करेगा, इसकी फिजिक खराब हो जाएगी, कैसे लड़कों वाला स्पोर्ट्स में डाल दिया। तो बहुत उन्होंने मतलब मना करने की कोशिश की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स, माता पिता, अपना भाई बहन, उनका साथ होना बहुत ज़रूरी था। मेरे पेरेंट्स का मेरे पूरा सपोर्ट था, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। और सबसे मतलब एक फ़नी बात है कि मुझे आज भी याद है, मैं मामा के घर जाती थी, सबको पता तो चल गया कि ये कुश्ती करती है, मामा या नानी के घर जाती थी तो मतलब अजीब से देखते थे कि क्या है, पढ़ क्यों नहीं रही है, कैसे स्पोर्ट्स में डाल दी। और आज वही दिन है, मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि बेटा कब आ रही है, एक सेल्फी तो लेनी है मुझे। तो इतना चेंज मैंने देखा है, और मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, वही लोग आज मिलने के लिए तरसते हैं और पेरेंट्स से पूछते हैं कि साक्षी घर आए तो एक बार प्लीज़ मुझे बता देना, हमें बता देना, हमें मिलना है। तो बस यही है कि पेरेंट्स का साथ था, इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। और आप सभी को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स, आप जो भी करना चाहते हो आप बताओ पेरेंट्स को, क्योंकि वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर हैं, आपके सुख दुख में आपके सबसे बड़े साथी हैं। तो आप अगर उनको बताओगे तो वो ज़रूर आपका सपोर्ट करेंगे। तो बस यही है कि आप अपना जो भी करना चाहते हो पेरेंट्स को खुल के बताओ, और उनका 100% सपोर्ट मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने पेरेंट्स को बताया था। इसी के साथ में मैं आगे सवाल करता हूँ कि जिस तरह से आपने पहले ही बच्चों को बता दिया था कि जो सपने देखो वो पूरे करो, तो आपने काफ़ी खेल खेले, उसके बाद में जिस दिन आपने ये चुना, कभी आपको रिग्रेट हुआ आगे चलते चलते साल 2 साल 3 साल 5 साल में कि भाई इसमें अगर नहीं मिला तो कोई और स्पोर्ट चुन लेती मैं? बिल्कुल भी नहीं सर, टिल फर्स्ट डे और आज तक मैं कभी भी, मेरे को एक दिन भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने कुश्ती क्यों चुनी। चलो अब तो मैंने इतना अचीव किया, कुश्ती को इतना दिया मैंने, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, लेकिन अप एंड डाउन्स, बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशंस भी आती हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स लाइफ, एक एथलीट की लाइफ ना बहुत ऐसे चलती है, इंजरीज भी आती हैं, कभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी भी जाती है, कभी बहुत लो भी होती है, क्योंकि हम मशीन्स नहीं हैं, हम इंसान हैं। परफॉर्मेंस, कभी शरीर अच्छा वर्क करता है, कभी बहुत टायर्ड भी होता है। तो बस अप एंड डाउन्स आए, लेकिन कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने कुश्ती क्यों चुनी। मेरे नी का 2 बार ऑपरेशन हुआ है, 2 बार मेरी सर्जरी हुई है, और बहुत सारे अप एंड डाउन से मैं गुजरी हूँ, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। हाँ, एक छोटी सी स्टोरी है,
जैसे जब स्ट्रगल टाइमिंग था तो स्कूल में भी जाना पड़ता था। मेरा स्कूल जो है वो लगभग मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर था और साइकिल थी मेरे पास। ठंड में गर्मी में 8 किलोमीटर मैं जाती, सुबह ट्रेनिंग करके 4 बजे, फिर स्कूल में जाती, फिर वापस आके ट्यूशन, फिर इवनिंग की ट्रेनिंग, फिर शाम को फिर एक मैथ्स का ट्यूशन। तो ना इतना मैं थक गई थी, मतलब मैंने अपने घर वालों को बोला पढ़ाई छुड़वा दो ना, हाँ पढ़ाई छुड़वा दो ना, मैं कुश्ती में अच्छा करूँगी। तो मेरे पेरेंट्स ने गुस्सा करके बोला कि नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ने देंगे, कुश्ती तुझे जितनी चाहे भी कर, मतलब जितना भी तुझे करना है कर। तो बोला कि ठीक है पढ़ाई छोड़ देंगे तो कुश्ती छोड़ दे अगर तू इतना थक जाती है तो। मैंने वो दिन है मैं नहीं 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 ठीक है, दोनों चीज़ साथ करूँगी। और आप बच्चों को ये भी बता दूँ कि पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब नॉलेज और स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेरे जो जूनियर्स हैं उनको मैं यही बताती हूँ कि करो कोई भी स्पोर्ट्स करो लेकिन पढ़ाई साथ साथ ज़रूर करो, उससे नॉलेज गेन होती है, बाहर निकलते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। और बिल्कुल पढ़ाई को बिल्कुल साथ लेके चलो, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत रिस्की है, इंजरी हो जाती है फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कम से कम हमारा सेकंड ऑप्शन तो है कि हम पढ़ाई में कुछ कर लेंगे। तो हाँ, इसीलिए मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन हूँ और पीएचडी भी कर लेती, पर भगवान ने उससे पहले ही ओलंपिक मेडल दे दिया। तो मैंने सोचा अब ठीक है, अब तो ठीक है, और कितना पढ़ के क्या करेगी। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा है कि आपने अपने पेरेंट्स को बताया, उसके साथ में आपने खेल भी रखा, उन्होंने भी आपके सामने ऑप्शन रखा खेल छोड़ने का कि पढ़ाई जारी रखने के लिए, क्योंकि हमारे देश में इनसिक्योरिटी बहुत है। और जितने भी यहाँ पेरेंट्स है या स्टूडेंट्स है या जितने भी लोग हैं, अगर हम अभी क्या बोलते हैं ना, दूसरों को कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी हम वही करते हैं जो हमारे को शोभता है, जो हमारे को सूट करता है। हम हर चीज़ कॉपी नहीं करते। जो बाहर के देश में अगर स्पोर्ट्स में है तो वो खाली स्पोर्ट्स करते हैं और वो जल्दी से अचीव कर लेते हैं, उनका एक लिमिटेड टाइम होता है। हमारे यहाँ पे वो नहीं है। तो चलो आपने दोनों अच्छा किया। अब मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि बच्चों से और यहाँ के लोगों से ये बताइए कि अगर दुविधा होती कि कुश्ती करना या कोई और खेल करना, जिसको आपने पहले डिसिप्लिन का नाम दिया है, तो डिसिप्लिन के उस पर कि अगर एक बार कोई सपना देखो, उस सपने की तरफ चलते जाओ, तो क्या वो लक्ष्य पाने में असफल हो सकते हैं या सफल हो सकते हैं? उस लाइन पर कुछ बताइए। देखो, ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जैसे मुझे भी सुनने को मिलता है ठीक है तेरा लक था, तेरा मेडल आ गया। मेहनत तो और भी बहुत करते हैं, तेरे जितनी भी करते हैं, तेरे से ज़्यादा भी करते हैं। तो एक वो चीज़ मैटर नहीं करती कि मेहनत मेरे से ज़्यादा कौन कर रहा है, या इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है मेहनत मेरे से ज़्यादा कर लोगे, लेकिन मेरे से ज़्यादा कुश्ती के लिए प्रेम कहाँ से लाओगे, फर्स्ट थिंग। दूसरा, एक अपना व्यवहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मेडल्स आते जाते रहेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा नेचर कैसा है। मेडल्स आएंगे चले जाएंगे, मेरे से पहले भी बहुत मेडल्स आए ओलंपिक्स में, वो भी चले गए, और भी मेडल्स आएंगे, लेकिन याद रह जाती है इंसानियत। तो मेरा मानना ये है, मैं सबको यही बताती हूँ कि आपको अचीव करना है ना, तो अकेले मेहनत नहीं, आपको हर चीज़ पर अपना काम करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी को हर्ट नहीं करना, किसी की आत्मा नहीं दुखानी, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो हर छोटी छोटी चीज़ों के मिक्सअप के बाद ही एक अच्छी अचीवमेंट आती है। उसमें ये लगा लो आप, मेहनत है, डिसिप्लिन, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मिलके ही एक बड़ी चीज़ बनती है। तो ठीक है, लेकिन होता है कई अनसक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हार मत मानो। ठीक है, एक चीज़ में आप असफल हो गए, लेकिन और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कई होते हैं कि एक चीज़ में ट्राई किया, अचीवमेंट नहीं मिली तो पीछे बैठ गए कि हमसे नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बार बार ट्राई करोगे, बार बार अपनी सच्ची लगन और पूरी अपनी दिल जान से अगर वो चीज़ के पीछे आप पड़ोगे ना, तो मेरा तो मानना ये है कि 100% अचीवमेंट है, 100% आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। आपकी एक रिसेंट डॉक्यूमेंट्री है 2022 की, यूट्यूब पे अवेलेबल है, डॉइचे वेले की, चैलेंजेस कम टू ड्रीम्स, वेयर यू आर ट्रेनिंग द अपकमिंग टैलेंट पायल शर्मा। तो वहाँ आप क्या मेहनत करती है वो वीडियो पे दिखाई देता है, और क्या मेहनत ये अपने स्टूडेंट्स से करवाती है वो भी वो वीडियो पे दिखाई देता है। तो वो वीडियो है जो चैलेंजेस एक लड़की फेस कर रही है अगर उसको रेसलिंग एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना है। तो वो चैलेंजेस में एक तो फैमिली है, बट योर फैमिली सपोर्टेड यू जस्ट नाउ टोल्ड।
बट वहाँ और एक चैलेंज है मेल डोमिनेशन, लाइक रेसलिंग इज मेनली मेल डोमिनेटेड गेम, तो वो चैलेंज कभी आपने फेस किया आपके करियर में? हाँ, बहुत बार। मतलब जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी ना, तो लगभग हम, मतलब मेरे से जो सीनियर्स थे ना, वो 3 से 4 लड़कियां थी और पार्टनर्स की कमी होती थी, तो लड़कों के साथ करनी पड़ती थी ट्रेनिंग। तो बहुत बोला भी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नहीं, लड़कों का स्पोर्ट्स है, क्या करेगी। स्कूल में भी बच्चे टॉन्टिंग करते थे, और घर, मतलब जो और रिलेटिव्स हैं वो भी बोलते थे कि लड़कों का स्पोर्ट्स है, क्या करेगी, क्या नहीं कुछ भी कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ फेस की है। लेकिन ना अभी इतना ज़्यादा चेंज आ गया है, जहाँ जिस सेंटर पे हम 3 से 4 लड़कियां थी, आज वहीं कम से कम भी 60 लड़कियां हैं और 2 सेशंस में ट्रेनिंग होती है। तो सबकी सोच बहुत बदल गई है। अभी ये नहीं बोलते कि कुश्ती मतलब कोई भी स्पेशल चीज़ की वो लड़कों के लिए है। आप ओलंपिक्स में लगा लो, 16 में सिर्फ 2 मेडल, वो भी लड़कियों के। और अभी भी कितना अच्छा हमारी लड़कियों ने किया है हॉकी में, मीराबाई चानू ने, पीवी सिंधु ने डबल मेडल जीत लिया। तो ये जो मानसिकता है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मूवीज़ बन रही हैं, जैसे बॉक्सिंग पे बनी, रेसलिंग पे भी बनी। तो इससे क्या है, पेरेंट्स की सोच, जो और लोग हैं उनकी सोच चेंज हो रही है कि कोई भी ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो लड़कियां ना कर सकती हों। तो बिल्कुल काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस सोच में मेरा थोड़ा सा योगदान है, कि छोटा मोटा मेरा योगदान है कि हाँ, मैंने भी कई नहीं, कम से कम 50-60 के पेरेंट्स की सोच तो बदल दी कि हाँ, आपकी लड़कियां भी कर सकती हैं। और जो लड़कियां मुझे देख के कुश्ती में आई थी, आप मानोगे नहीं, आज वो मेरे साथ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेलती हैं। इतना सपोर्ट मिल रहा है उनको। तो नमस्ते साक्षी जी। अभी मैं तो एज अ रेसलिंग कोच होने के नाते मैं थोड़ा सा टेक्निकल सवाल आपसे करूँगा। यहाँ पे एक कुछ जेन्युइन अपने रेसलर भी है, लड़कियाँ भी यहाँ पे मौजूद है, तो उनके लिए एक सवाल मैं ये करूँगा कि आप जैसे काफ़ी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आप खेल चुकी हो, मैंने आपके काफ़ी मैचेस भी देखा हूँ, तो जो इंडियन रेसलर है, जो उनको जो फैसिलिटीज़ जो है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल रेसलर, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया कि उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है, थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस अपने से थोड़ा अप होता है, लेकिन आप एक्सेप्शन थी, गीता हो, आप हो, बाकी सारी जो लड़कियां हैं, तो आपने क्या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेशली रेसलिंग को जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो आप क्या डिमांड कर सकती हो इस मंच से? सबसे पहले तो ना, शुरुआती दौर में बिल्कुल ये प्रॉब्लम बहुत थी। जैसे एक तो हम ट्रेनिंग करते थे, मतलब अपने इंडिया में और हमारे वहाँ हरियाणा में तो बहुत गर्मी पड़ती है, और मतलब टीन का हॉल होता था। मतलब अगर 1 मिनट हम, जैसे आप तो समझ जाओगे, जोर कर लेंगे ना, तो बाहर जाके ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा, इतना ज़्यादा गर्मी थी। फिर बाहर जाके देखते थे, जैसे हमारे ट्रेनिंग कैंप्स लगे यूएस में, तो वहाँ टोटली चेंज, परफेक्ट वेदर, चाहे अंदर ट्रेनिंग कर लो चाहे आउटसाइड ट्रेनिंग कर लो, बिल्कुल परफेक्ट वेदर कि आप थकोगे नहीं इजीली। इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इक्विपमेंट्स भी इतने ज़्यादा कि अगर पार्टनर्स ना हो तो भी हम बहुत अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे सोच बदली है, वैसे फैसिलिटीज़ में भी फ़र्क पड़ा है। जैसे मैं जगह जगह तो नहीं कहती, रूरल एरियाज़ में तो नहीं कहती कि मैं इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जैसे बड़ी बड़े शहर में या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हैं कि मतलब बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हो रही है। और जैसे अभी सीनियर नेशनल कैंप्स में हैं हम, और वहाँ भी मतलब तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। देखो, धीरे धीरे किसी चीज़ का विकास होता है, और ऐसे ही हमारे रेसलिंग में विकास हो रहा है। और इसके चलते बहुत सारे मेडल्स भी आ रहे हैं हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में, देख लो, या कोई भी हमारा कैडेट चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाते कितनी बेल्ट्स आती है अभी हमारे लिए, हमारे देश में। तो फ़र्क पड़ रहा है फैसिलिटीज़ का। लेकिन मैं कहूँगी कि फैसिलिटीज़ से बिल्कुल, देखो, परफॉर्मेंस में फ़र्क तो पड़ता है। एक तो परफेक्ट वेदर हो, परफेक्ट इक्विपमेंट्स हो, रिकवरी का स्टीम्स होना अच्छे से हो, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये चीज़ नहीं होगी ना, रिकवरी नहीं होगी तो इंजरी होगी। लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, आपने मेन जगह पर तो आप फैसिलिटीज़ का कर रहे हो, जैसे नेशनल कैंप्स हैं, या जिस स्टेडियम में मैंने टीन की छत से कुश्ती शुरू की थी, आज वो एसी हॉल हो गया है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन जो गाँव की हैं, जैसे सभी तो बच्चे गांव से शहर में नहीं डेली ट्रेनिंग करने आ सकते, तो मैं बस यही आपके मंच के माध्यम से या और भी कई जगह जहां मुझे बोलने का मौका मिलता है, तो मैं यही कहती हूँ कि
जैसे गांव में है, आसपास के गांव हैं, उनमें एक मेन एक दो गेम्स आप डालो जहां प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों, कि गांव की लड़कियां हैं वो बस में ट्रैवल करके नहीं आ सकती हैं डेली, फिर 3 घंटे की ट्रेनिंग सुबह, 3 घंटे की ट्रेनिंग शाम को, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा फैसिलिटीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि हमारे में टैलेंट बहुत है। मैं गाँव में जाती हूँ तो मुझे दिखते हैं लड़के लड़कियाँ ऐसे गलियों में खेलते हैं और उनका अलग सा टैलेंट होता है, तो अगर वो भी कोई स्पोर्ट्स में चूज़ करेंगे और उनके पास फैसिलिटीज़ होंगे तो वो भी बहुत अच्छा अचीव कर सकती है। काफ़ी बढ़िया आंसर मिला। और एक क्वेश्चन था, यहाँ पे काफ़ी इंग्लिश मीडियम से लड़के भी दिख रहे हैं मेरे को, काफ़ी स्कूल के लड़कियाँ भी दिख रही है। हमारे यहाँ पे अमूमन क्या होता है कि जैसा हरियाणा तो गढ़ है रेसलिंग का, सभी वहाँ पे रेसलिंग करते हैं। जो हमारा एरिया है औरंगाबाद वगैरह, जो इंग्लिश मीडियम के जो लड़के हैं, जो मैं काफ़ी समय जाता हूँ वहाँ पर, कोई प्रिंसिपल होता है वगैरह, तो मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक आप रेसलिंग की एक यहाँ पर कोचिंग कैंप लगवा लो आपके यहाँ पर वगैरह। तो वो डरते हैं एक्चुअली, नहीं कुश्ती नहीं करनी वगैरह, तो वो एक डर जो है, तो आप आपके माध्यम से जो क्या कहना चाहेंगे, जो इंग्लिश मीडियम में या CBSE या ICSE जो पैटर्न है, जिनको बड़े जॉब्स के लिए जाना है, लेकिन कुछ बच्चों का मन होता है कि रेसलिंग मुझे करनी है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स है बोलते हैं नहीं 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 रेसलिंग में हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ठीक है, रेसलिंग एक टफ स्पोर्ट है और दिखने में ठीक है, थोड़ा सा आप देखते होगे तो थोड़ा एग्रेशन वाला स्पोर्ट्स दिखता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे हम रेसलिंग मैट पे हैं वैसे हम बाहर हैं। मैं मतलब अपना एग्जांपल दे सकती हूँ, यहाँ बहुतों का एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरे साथ बहुत हैं मेरी फ्रेंड्स जो मेरे साथ काफ़ी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एग्रेशन है तो मैं ऑफ मैट या ऑफ ट्रेनिंग या ऐसे नेचुरल भी हम एग्रेशन हैं। मैं आपको अपनी बताती हूँ, मतलब मैंने आज तक कभी किसी पे हाथ भी नहीं उठाया होगा या किसी को ऐसे गुस्से से भी नहीं बोला होगा। मेरे साथ एग्जाम्पल है, मेरे साथ काफ़ी सालों से है, मेरी छोटी बहन मान लो, जूनियर मान लो, तो नहीं, मतलब ये नहीं है कि रेसलिंग करती हूँ तो बहुत ऐसे गुस्से वाले हो गए, नहीं, बिल्कुल अपोजिट है। मतलब मेरा नहीं, मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको दे सकती हूँ, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट नेचर, और ये नहीं है कि कुश्ती करते हैं तो भाई इतना एग्रेशन होगी कि किसी को भी मार दोगे या किसी को भी मार देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मूवी में देखा होगा आपने, दंगल में वो लड़कों को पीट के आए थे, ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसे होंगे तो ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे होंगे, लेकिन मैं तो टोटली अपोजिट हूँ अपने स्पोर्ट्स के। ठीक है, मैट के ऊपर मेरी चाहे सगी बहन के साथ कुश्ती आ जाए, मैं नहीं थोड़ा सा भी उस रहम करने वाली, मतलब नेचुरल गेम, लेकिन अगर मैट के बाहर है तो वही मेरी मतलब प्यारी बहन है, मैं रिस्पेक्ट करूँगी, हम प्रॉपर डाइट लेंगे, सारा काम अच्छे से करेंगे। तो ये मानसिकता बिल्कुल अपने दिमाग पे से निकाल दो कि रेसलिंग करते होगे तो ये भाई बहुत खूंखार ही होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी जी नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हंसराज डोंगरे, मेरी PhD कुश्ती पर ही हुई है। 93-94 में मैं NIS पटियाला से हूँ और औरंगाबाद में स्थित बेगमपुरा में 1943 से हम अखाड़ा चलाते हैं। 3 पीढ़ियों का योगदान फ्री ऑफ चार्ज चल रहा है। मंगेश जी डोंगरे हमारे भतीजे हैं, 4 क्वालिफाइड हमारे अखाड़े ने दिए। ओलंपिक खत्म होने के बाद में मीडिया चैनल पर आए थे हमारे मुलाकात लेने के लिए, तो वो ये कह रहे थे कि अपने देश की आबादी इतनी सारी है और ओलंपिक में बहुत कम मेडल आते हैं, तो मैं उनको ये जवाब दिया कि अपने हिंदुस्तान में कितने स्कूलों में, जो कि बच्चों की जो लाइफ होती है वो बेसिक होता है, कितने स्कूलों में स्पोर्ट टीचर है, कितने स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स है, इसका पहले आप जवाब दीजिए। मैं बोला तो अपना जो बेस जो कमज़ोर है तो उसके ऊपर पहले फोकस करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, आपने मुझे भी नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा इस चीज़ के लिए सिखाया है कि मुझे भी ऐसे जवाब देने चाहिए। पहले जाके जगह जगह फैसिलिटीज़ तो करवा दो, स्कूल्स में, गांव में, जैसे मैंने बोला है, तभी तो बहुत सारे निकलेंगे। आप बाहर चले जाओ, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हम US गए ट्रेनिंग के लिए लगभग 15 दिन, तो क्या हुआ, थोड़ा सा बैड लक ये हुआ कि हम क्रिसमस टाइम पर चले गए, और बाहर तो क्रिसमस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो सारे मेन जो जिस अकेडमी के लिए गए थे हम वो बंद।
आप यकीन नहीं मानोगे, डेली डेली मतलब हमने अलग अलग स्कूल में जाके ट्रेनिंग की है, जहाँ प्रॉपर रेसलिंग मैट था, प्रॉपर सारे इक्विपमेंट्स थे। डेली हमारे लिए अलग अलग स्कूल खुलता था कि आपको 2 दिन इस स्कूल में परमिशन मिल जाएगी, 2 दिन उस स्कूल में परमिशन मिल जाएगी। हर स्कूल में हर मतलब 10 किलोमीटर दूर पे प्रॉपर मतलब रेसलिंग ही नहीं, हर एक गेम का मतलब कॉलेज हो या स्कूल हो, प्रॉपर मतलब ऐसा रेसलिंग का माहौल था वहाँ पे जैसे हमारा कोई बड़ा सा आप जगह उठा के देख लो। तो ये सारी चीज़ें, अगर इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगी तो फिर हमारे ओलंपिक्स में मेडल भी बढ़ेंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और मेरा ये सवाल है, आपने मेडल्स तो बहुत जीते हैं, पर जो पहला रहता है उसका इम्पोर्टेंस अलग होता है। तो पहला मेडल जीतने के बाद आपके फीलिंग्स क्या थे? इतनी सालों की मेहनत के बाद आपने पहला मेडल जीता, तो वो फीलिंग्स क्या थे आप? मैंने 2004 में कुश्ती शुरू की थी और मेरा पहला इंटरनेशनल वो 2008 में हुआ, 4 साल का लगभग, वो भी जूनियर लेवल पे, और वो रशिया में हुआ था चिल्ड्रंस कप। तो वहाँ मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और वहाँ मैंने गोल्ड जीता। पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट, पहला गोल्ड और पहला अपना राष्ट्रीय गान मैंने वहाँ सुना। तो मनोबल और हौसला इतना बढ़ गया कि अब तो, क्योंकि वो एक इतनी अलग फीलिंग होती है कि मैं पोडियम पे खड़ी हूँ और हमारा जो तिरंगा है वो ऊपर जा रहा है और राष्ट्रीय गान बज रहा है, तो वो इतनी बेस्ट मोमेंट होती है। मतलब मैं अभी मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज तक मेरी लाइफ में मतलब जो मेन टूर्नामेंट्स है जहाँ मैंने खड़े होकर राष्ट्रीय गान बजवाया है, उससे अच्छी फीलिंग मैंने अपनी लाइफ में कहीं और फील नहीं की है। अभी रिसेंटली 4 माह पहले जब साक्षी जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, रात में इट वाज अराउंड 12:30 अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, एंड वी एंड आवर फ्रेंड्स एंड आवर फैमिली वे वाचिंग हर लाइव। और तब मैंने महसूस किया था कि साक्षी, जब भारत का झंडा ऊपर जा रहा है तो साक्षी की आंखों में जो आंसू आ रहे थे, इट वाज अनबिलीवेबल एंड अनएक्सप्रेसिबल। एंड वी ऑल्सो फील प्राइड कि जब अपना कोई प्लेयर गोल्ड मेडल जीतता है तो अपना तिरंगा ऊपर जाता है। भारत माता की। जैसा कि ये तो है 2022, तो जिस तरह से 2032 या 2042 में साक्षी अपने आप को कैसा देखती है? सर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं कुश्ती से दूर नहीं होंगी। जैसे अभी तो मैं खुद करती हूँ, और मैं आपको बता दूं कि हमारा खुद का अखाड़ा है। मेरे हस्बैंड भी अर्जुन अवार्डी हैं रेसलिंग में, मेरे फादर इन लॉ भी अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन हैं। मतलब भारत का एक पहला ऐसा घर है जिसमें 3 अर्जुन अवार्ड्स हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे फादर इन लॉ ने लगभग आज से 20 साल पहले अखाड़ा खोला था। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड उसी को कंटिन्यू करेंगे। 32 में 42 में बच्चे निकालेंगे। जो कमी हमें लगी, जो चीज़ की कमी हमें महसूस हुई शुरुआती दिनों में, वो उनको नहीं होने देंगे और अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा मार्गदर्शन देंगे कि जैसे हमारे ओलंपिक्स में फिर और ज़्यादा पदक हम जीत पाएँ। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हमारे लोग को अपने सपने देखने का मौका मिलना चाहिए और सपने साकार करने का भी मौका मिलना चाहिए, तो मैं इस माध्यम पर एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हमने कोई सपना देखा तो सपना साकार करने के लिए जो रास्ता अपनाना चाहिए वो रास्ता कैसा होना चाहिए? जैसा कि मैंने अभी अपने स्टोरी में बताया कि वो रास्ता होना चाहिए कि सबको जैसे जो भी अचीव करना है, सबसे पहले तो अपना टारगेट सेट कर लो कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है। तो ये नहीं है कि ध्यान भटक रहा है, आप गलत चीज़ों में ध्यान दे रहे हो या फिर अपनी ट्रेनिंग मिस कर रहे हो, अपनी पढ़ाई मिस कर रहे हो। ठीक है, 1-2 दिन मिस कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, फिर दोबारा से ट्रेनिंग पे लग जाएंगे या फिर दोबारा से पढ़ाई पे लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार हर रोज़ रेगुलरिटी से मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ में हो, तभी आप अचीव कर पाओगे। जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने रिलेटिव्स की, अपने कज़न्स की वेडिंग पार्टी या कोई भी चीज़ पे मैं नहीं जाती थी। मेरा सीधा फोकस ये था, अगर मैं एक भी दिन उनकी शादी वगैरह में गई ना तो मेरी ट्रेनिंग मिस हो जाएगी। मैं कई बार मेरे जो पेरेंट्स लेके भी, ये जो डिसिप्लिन की बात है ये हमारे हर क्षेत्र में जाता है। ये तो इनके कुश्ती का मामला था, ये उन्होंने अपने कुश्ती के माध्यम से बताया, लेकिन किसी भी क्षेत्र में, इनफैक्ट अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो या खेल करना चाहते हो या जो भी सपना देखते हो, डिसिप्लिन के साथ में आपने ये देखना पक्का होता है
कि उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स है, उस क्षेत्र के जो या उस लाइन के जो लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है थोड़ा बहुत, उनसे इंटरेक्ट करके अपना एक लाइन मैप ज़रूर ड्रॉ करें। क्योंकि मैं जिस तरह से साक्षी मैम ने थोड़ी देर पहले बताया कि वो जब रूरल एरिया में जाती हैं तो उनको वहाँ पे बहुत टैलेंट दिखता है। तो ये टैलेंट का मतलब क्या है, अभी हम उनसे पूछते हैं। उसको टैलेंट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? टैलेंट का सर, जैसे मैं जैसे गांव में जाती हूँ तो मुझे बच्चे देखते हैं खेलते हुए, जैसे गांव के जो छोटे छोटे खेल होते हैं, शायद इन बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, हमने अपने ज़माने में खेले थे वो गिल्ली डंडा, पिट्ठू, वो खेलते हैं ना तो उनमें अजीब सी एक्टिवनेस दिखाई देती है। लाइक उनका निशाना परफेक्ट होता है, या फिर वो जो गिल्ली डंडा खेलते हैं वो भी इतना परफेक्शन से, तो और वो डिफ़िकल्ट गेम्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ईजी हैं, तो वो उन चीज़ों में इतना अच्छा कर रहे होते हैं, मुझे देख के बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर टेक्निक टाइप्स ट्रेनिंग और जो भी पूरा एक प्रॉपर कोच मिलेगा तो वो कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रीट्स गेम इतना प्रॉपरली, और मैं देखती हूँ ना कि हाँ भाई इसमें तो टैलेंट है, अलग से दिख जाता है। एक तो जो कुछ है सुस्त है, और एक जो है एक्टिव बच्चा है जो हर चीज़ में पार्ट ले रहा हो, हर चीज़ बहुत अच्छे से खेल रहा है, तो उसका वो बच्चा आपको मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप खुद भी नोटिस कर लोगे कि हाँ यार टैलेंट है इस बच्चे में। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी बार दिखाई देती है कि हाँ गांव में बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंट है हमारे पास। थैंक यू। मैं यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जो बहुत कुछ बच्चे खेलते हैं उनको चैनलाइज नहीं किया जाता है। ये इस तरह से है जिस तरह से बारिश का पानी ऊपर से गिरता है, और उसको अगर आपने पहले से गड्ढा करके नहीं रखा है तो वो गड्ढे में जमा नहीं होगा। जैसे पुराने लोग कहते थे कि जहाँ गड्ढा है वहीं पानी भरता है। तो हमारे लोग कुछ ऐसे होते हैं, जब साक्षी मैम को देखेंगे मेडल जीतते हुए तब कुश्ती चालू कर देंगे, किसी क्रिकेटर को देखेंगे तो क्रिकेट चालू कर देंगे, किसी फुटबॉलर को देखेंगे वर्ल्ड कप चल रहा है तभी आसपास आप देखेंगे तो फुटबॉल चलता रहेगा। तो ये हर फन मौला वाला काम नहीं होता है। लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो आपको पहले एक गड्ढा करना पड़ेगा। ये ना कि सब ले जाके खुदा ले गड्ढा करते खड़े हो जाओ। बोलने का मतलब है कि जब पानी बरसेगा तो उसमें अपने आप पानी जमा होगा। तो ये टैलेंट वाला जो पार्ट है ये हमारे गांव में बोलो या हर एक इंसान में एक होता है, तो उसको चैनलाइज करने के जगह करना चाहिए। तो उसके लिए जो एसोसिएशंस होती हैं जिसके थ्रू आप मेडल के लिए, कंट्री के लिए जा सकते हैं, तो वो रास्ते पे चलना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों ने? जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल जैसा आपने भी अभी बताया कि ये नहीं है कि वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो उस स्पोर्ट्स में कूद गए, और कोई क्रिकेट में अच्छा मतलब देख लिया, क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत लिया तो उस खेल में कूद गए, ऐसा नहीं है। अपना एक प्रॉपर टारगेट होना चाहिए। और रही बात वो जो मैंने बताया कि जैसे कोच होना चाहिए जगह जगह, जैसे गांव में, कि वो बच्चों को देखे और समझे कि ये कौन सा स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। हमारे पास है नहीं इतने कोचेज़ अभी कि जगह जगह गाँव में लगाए जाए। जैसे प्रॉपर स्टेडियम बना दिया, उसमें जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो आ गए, और कोचेज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये कौन से स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। जैसे मुझे मेरे कोच ने बता दिया तू जिमनास्टिक में कामयाब नहीं होगी क्योंकि मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो कोच नोटिस करता है, और अगर कोचेज़ हमारे पास अच्छे होंगे तो बच्चे बिल्कुल अपना जो एक प्रॉपर टारगेट है वो उनकी हेल्प से सेट कर पाएंगे। साक्षी जी, यहाँ पे काफ़ी सारे रेसलर भी अभी आ चुके हैं हमारे। उनका तो जो डेली हमारा जो ट्रेनिंग का जो डेली रूटीन है वो तो सभी को मालूम है, लेकिन जो नॉन प्लेयर भी कुछ विदाउट रेसलर भी यहाँ पे बैठे हैं, तो उनको आप कैसे आपका जो डेली रूटीन है, एक बार एक पहलवान की डेली लाइफ कैसी होती है, कितने सेशंस में ट्रेनिंग करना चाहिए, डाइट कैसी लेनी चाहिए, एक बार आप उस पर सबसे पहले तो ठीक है, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, जो सिर्फ अपना पढ़ाई में फोकस करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि ठीक है आपको स्पोर्ट्स नहीं करना, लेकिन ना फिजिकल फिट रहना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी स्पोर्ट्स नहीं करना, आप योगा कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, थोड़ी बहुत जॉगिंग कर सकते हो। अगर आप फिजिकल फिट रहोगे, वही बात है कि हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड रहता है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी जोड़ दोगे तो आप बहुत ज़्यादा और अपनी पढ़ाई में आप अच्छा सीख सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। और रही बात रेसलिंग की, तो रेसलिंग की जो हमारी ट्रेनिंग रहती है वो ये है कि
2-3 घंटे सुबह, मतलब टाइमिंग्स अलग अलग होता है, जैसे समर्स हैं तो 5 बजे, 5 से 8 बजे तक, और अगर विंटर्स हैं तो 6 से 9 बजे तक, सेम फिर इवनिंग में 4 to 7। तो ये हमारा दोनों सेशंस का 2-3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को ऐसे रहता है। और जैसे कंपटीशन के नज़दीक है तो ट्रेनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, और ऑफ कंपटीशन है तो हम ट्रेनिंग थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं। तो बिल्कुल जैसे कंपटीशन नज़दीक है तो थोड़ा सा हम अपने मेट वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ज़्यादा हम टेक्निक्स पे ध्यान दें, कौन से अपोनेंट्स के साथ हमारी बाउट आने वाली है हम उस पे काम करें, वीडियोस देख के उस पे काम करते हैं। तो ये कंपटीशन के नज़दीक है। और ऑफ कंपटीशन हम थोड़ी पावर ट्रेनिंग करते हैं, स्टैमिना ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो ये ऑफ कंपटीशन चलता है। और डाइट की ये है कि सेम ही है, जैसे जब कंपटीशन नज़दीक होता है तो हम बिल्कुल प्रॉपर डाइट पे आ जाते हैं, जैसे नो शुगर, नो कार्ब्स, और कोई भी बाहर का फास्ट फूड नहीं, सिर्फ अपना वेजिटेबल्स, एग्स, और जो भी जैसे स्प्राउट्स जो बहुत हेल्दी और जो वेट भी गेन नहीं करेंगे वो चीज़ पे हम ध्यान देते हैं कि हमारा वेट भी कम हो जाए और कंपटीशन के लिए हम तैयार हो जाएं। क्योंकि जैसे मैं यूँ मान लो 62 में खेलती हूँ तो मेरा लगभग वेट अराउंड 65-66 रहता है, तो वो कंपटीशन के नज़दीक धीरे धीरे हमें कम करके, क्योंकि 62 दिखाना पड़ता है। जैसे अगर मेरा वेट, मैं 62 में खेलती हूँ और अगर वेट वाले दिन मेरा 62 पॉइंट अगर 10 ग्राम भी ऊपर होगा ना तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और ऑफ कंपटीशन हम चीट भी कर लेते हैं कम, जैसे ठीक है मिठाई खा ली और थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया, लेकिन ज़्यादातर हम जैसे डाइट पे ही रहते हैं, क्योंकि यही है कि हमारा 1.5-2 महीने में कोई ना कोई कंपटीशन आ ही जाता है। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक स्पोर्ट्स लाइफ में। हमें ज़्यादा प्रोटीन पे ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा शुगर, कार्ब्स, फैट नहीं खाना, क्योंकि परफॉर्मेंस भी बढ़ानी है हमको। और क्योंकि इतना फैट, कार्ब और ये सब खा लिया तो वही बात है कि कुश्ती में पहले तो उनको फैट और कार्ब्स को कम करने में पूरी ताकत निकल जाएगी और फिर सीखने में अलग ताकत निकलेगी। तो प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ता है पूरा डाइट कि कभी फेलियर्स आएंगे, कभी अच्छी अचीवमेंट होगी, कभी हमें लो फील होगा, कभी हमें बहुत अच्छा फील होगा। तो ये एक लाइफ का नेचुरल प्रोसेस है और बिल्कुल मेरी लाइफ में भी बहुत जैसे अप एंड डाउन्स आए। तो बस यही है कि मुझे मेरा पता था और मैं उस पर बिल्कुल दृढ़ निश्चय होके थी और मैं बिल्कुल लो फील कर चुकी थी कि हाँ मेरा ऑपरेशन हो गया है और अब मैं कैसे कम बैक करूँगी और कैसे मैं अपना ओलंपिक का सपना पूरा करूँगी। लेकिन ठीक है, उस टफ टाइम को भी मैंने निकाला और जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब लो टाइम है तो पेरेंट्स से बात करो और बताओ कि हमें ऐसे ऐसे लो फील हो रहा है या हमें इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट होगा और अपना गोल पक्का होगा तो आपको इधर उधर डगमगाने नहीं देंगे। ठीक है फेलियर्स आएंगे लेकिन आप उससे ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आप आगे बढ़ पाओगे। हेलो मैम, मेरा नाम है नमिता सरदेश पांडे और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक लड़की की लाइफ जो होती है वो पीरियड्स, हार्मोन्स, ये सब के अराउंड घूमती रहती है, तो ओव्यूलेशन, PMS, फिर पीरियड्स, तो आपने ये सब कैसे हैंडल किया? सबसे पहले तो देखो ये एक मैंने अभी मतलब बताया कि नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन लकीली कि मुझे इस चीज़ में कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं अपने पीरियड्स में भी मैंने अपनी ट्रेनिंग की है, ठीक है, भले ही थोड़ा कम की हो, योगा किया है या प्राणायाम कर लिया, लेकिन ट्रेनिंग को मिस बिल्कुल नहीं किया है। तो ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हेल्दी डाइट लो। अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो उस पेन से भी हम इजीली निकल सकते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में मत बिठाओ ओ ये तो हमारे में प्रॉब्लम है और इससे तो हमारी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लड़कियाँ हमारे पास, और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप इस चीज़ को दिमाग में ना बिठा के जो भी आपका काम है आप उस पर कंटिन्यू फोकस करो और बस दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस और ये चलता रहेगा, लेकिन हमें इस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और हेल्दी डाइट, हेल्दी अपना योगा वोगा करके हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। नमस्ते मैम। मैम मेरा नाम नकुल ज्ञानेश्वर मोगल है। मैं 8वीं कक्षा में अग्रसेन विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। मैम मेरा आपसे सवाल था कि ज़िंदगी में हमें कई बार डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि मेरे साथ बहुत ऐसा बार हुआ है कि मैं जब भी डिसीजन लेता हूँ पर उस पर खड़े नहीं रह पाता,
तो आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेकर उसे मतलब एक गोल मानकर पूरा कैसे करते हैं? इसका मतलब तो आपका मन चंचल है। अगर एक चीज़ डिसीजन ले लिया तो उस पर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आए, कोई भी मुसीबत आए, तो अपना जो मन बना लिया, जो डिसीजन आपने ले लिया, उस पर खड़े रहना है। ये तो है नहीं कि आप इतना स्मूथ आप अपनी लाइफ को चाहते हो कि हाँ मैंने डिसीजन ले लिया और फट से उस डिसीजन पे खड़ा भी हो जाऊँ, उतर भी जाऊँ और पूरा भी कर लूँ। ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रैक्शंस भी आती हैं, बीच में स्ट्रगल भी आता है, लेकिन जो आपने अपना गोल बनाया, जो डिसीजन बनाया, उसको टूटने मत दो। अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखो, मेडिटेशन करो कि नहीं, मुझे बस जो मैंने बना लिया मन, जो चीज़ मुझे गोल अचीव करनी है वो मुझे करनी ही है। थैंक यू मैम। Hello ma'am. Ma'am, I am from RJ International School, 6th standard. I want from which year you have started the wrestling? ओके 2004 में मैंने कुश्ती शुरू की थी और लगभग मुझे 18 साल हो गए कुश्ती करते हुए। And age? 12 साल। अभी एज का गैस करने लग जाओ। पूरा मिल गया। Good afternoon. My name is Safal Sakla. I want to ask you that who is your inspiration? देखो, शुरुआत में तो जैसे मैंने आपको बताया कि सचिन तेंदुलकर सर और सहवाग सर को देखते थे हम टीवी पे कि पता नहीं कितने बड़े वो हैं, लेकिन अच्छी मेहनत और उससे मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दोनों से मिलने का भी मौका मिला। और दूसरा, कुश्ती की बात की जाए तो हमारे रेसलर सुशील पहलवान जी, योगेश्वर पहलवान जी, जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता और हमारे लिए रास्ता खोला। नमस्कार मैम, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने देश का नाम रोशन किया है। और आपको देख के हमको सब औरंगाबाद वालों को काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आप औरंगाबाद पधारे। तो मुझे आपको एक प्रश्न पूछना है कि जैसे आप रेसलिंग करते हो और योगा और मेडिटेशन का आपको कितना फ़ायदा होता है इस चीज़ों से? मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो काफ़ी, जैसे मेडिटेशन का और प्राणायाम का बहुत फ़ायदा मेरे को लाइफ मतलब हुआ है। मैंने काफ़ी टूर्नामेंट से पहले ये रेगुलर बेसिस पे किया और मुझे उसका फ़र्क दिखाई दिया। जैसे प्राणायाम है, उससे करने से हमारा सांस पे कंट्रोल रहता है, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स जो है वो इतना टफ है, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाते हैं और दिमाग फिर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जब सांस चढ़ते हैं बॉडी टायर्ड हो जाती है तो दिमाग वर्क करना उसका स्लो हो जाता है। तो अगर हम मेडिटेशन करेंगे और प्राणायाम करेंगे ना, तो वो चीज़ का कम्बिनेशन परफेक्ट तरीके से हम सीख जाएंगे। और जो कुश्ती में डिसीज़न है कि हाँ हमें इस टाइम पे थके भी, क्योंकि बहुत थोड़े टाइम में हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे आपने मेरी कुश्तियाँ भी देखी होंगी कि लास्ट 4 सेकंड में भी दिमाग काम करके इतने मेरा मतलब मैंने मैच जीता है। तो बहुत इफ़ेक्टिव है, आप सभी को करना चाहिए। मैम नमस्ते। हाय मैम। हेलो मैम। हाय मैम। नमस्कार मैम। मेरा सवाल ये है कि मेहनत सभी करते हैं, लेकिन साक्षी मलिक सभी नहीं बन पाते हैं। सबकी मेहनत रहती है, लेकिन 19 तक वो रुक जाते हैं। वो फिर वो एकेडमिक भी छोड़ देते हैं, लेकिन 19 तक उनकी मेहनत हो पाती है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगी कि उनकी मेहनत तो हो गई है, लेकिन वहाँ तक नहीं वो पहुँच पाए? तो दिमाग से तो वो पूरा उसमें रहते हैं, पूरे साल उन्होंने उसमें किया होता है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो देखो, किसी को भी ना फर्स्ट टाइम पे गोल अचीव नहीं होता है। कुछ जैसे अपने कर्मों की भी बात हो जाती है कि जैसे मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने मेरे लिए एक डायरी लिखी हुई है, मैं उस पर कंटिन्यूसली बस चल रही हूँ। वो अपने हिसाब से अपने तरीके से आज मुझे कहाँ भेजना, आज मेरा कहाँ मेडल आएगा, वो सब डिसाइडेड है। बस मैं उनके कर्मों मतलब अपना अच्छा कर्म करके उनके उस पर चल रही हूँ। दूसरा, फर्स्ट टाइम पे गोल अचीव नहीं होता है। अगर एक बार फेलियर मिल जाए तो दोबारा से हमें उसी चीज़ को किस चीज़ की कमी रह गई और क्या चीज़ थी जो हमें मतलब हम नहीं अचीव कर पाए, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने टीचर्स से बात करो। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हो। जैसे मुझे भी फेलियर हुआ और यूँ हुआ कि अब तू कुश्ती में कम बैक नहीं कर पाएगी, फिर मैंने साइकोलॉजिस्ट के सेशंस लेना शुरू किए, पेरेंट्स से बात की, तो मैं वापस से मेरा जो दिमाग है वो स्ट्रॉन्ग हुआ और
मैंने दोबारा से एक और मतलब अपने देश को एक अच्छा पदक मैंने मतलब दिया। तो ये एक प्रोसेस है और अगर कोई ज़्यादा जैसे ये है लो फील कर रहा है और ऐसे लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारी हेल्प हम ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, साइकोलॉजिस्ट, पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, आप खुल के शेयर कर सकते हो। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम श्रद्धा है और मैं एक रेसलर हूँ। इस औरंगाबाद में जहाँ रेसलिंग के लिए लड़कियों को तो बहुत डर लगता है आने में, क्योंकि वो बहुत डरते हैं, उन्हें लगता है कि लड़कियों के लिए रेसलिंग है ही नहीं। वो बोलते मतलब औरंगाबाद में लड़कियाँ बहुत कम है रेसलिंग में। तो आप क्या कहना चाहोगी कि जो लड़कियाँ आपसे इंस्पायर होके आप रेसलिंग में आए, जैसे मैं इंस्पायर होके आप मेरी इंस्पिरेशन आप हो। मेरे रूम्स में आपके जो पेपर कटिंग में जो मेडल आया था, आपका जितने भी आपके मेडल्स आए सब पेपर कटिंग मेरे रूम में लगे। तो आपको क्या लगता है कि ये लड़कियों ने आना चाहिए और आप क्या कहना चाहोगे इनको? सबसे पहले तो बेटा थैंक यू कि आपने मेरा फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं और मैंने आपको मदद किया कि आप भी कुश्ती में आई। और दूसरा कि ये बिल्कुल आना चाहिए और अगर इतना आपको डर लग रहा है तो शुरुआत में पेरेंट्स के साथ आप आ सकते हो। पेरेंट्स आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर पे छोड़ सकते हैं, ला सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मैच्योर हो जाओगे। अभी तो इतना सारा अपना अगर कोई इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई आपको मतलब ये लगा लो कि कोई पीछे पड़ रहा है, छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। लेकिन इससे ये नहीं है कि आप अपना जो करना चाहते हो उसे ही छोड़ दो, कि आप आगे बढ़ना ही छोड़ दो कि नहीं हमें तो डर लग रहा है, हमें तो सब मतलब निकलते हुए बाहर डर लग रहा है, हम तो कुश्ती नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है। पेरेंट्स के साथ आओ, खुद स्ट्रॉन्ग बनो। आप कुश्ती करते हो तो डरने वाली क्या बात है, तो आप बिल्कुल खुल के आ सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। Good afternoon, ma'am. I am Tanmay Sonone from Ajay International School. First of all, I would like to congratulate you on the behalf of you have made achievements for our country. And I would like to ask a question to you that the next international game you are going to play, on which area would you focus the most? मेरी रेसलिंग की बात करो कि मुझे किस एरिया पे फोकस करना है? यस मैम, रेसलिंग में ऐसा कौन सा एरिया है ओके। जिस पे आप फोकस करें? मेरा जो मैचेस ख़राब हुए हैं वो ये है कि लास्ट में ख़राब हुए हैं। जैसे मैं जब मेरा टफ टाइम चल रहा था तो मैं इंडिया में हारी, ये था कि शुरुआत में जीत रही हूँ, लास्ट में पजल होके आ रही हूँ। तो थोड़ा मुझे अपना पजलिंग पे काम करना है कि मैं टिल फर्स्ट मिनट से 6 मिनट तक मैं सेम सिचुएशन में, जो मेरा जैसे मेरा जो फेवरेट मूव है वो अटैकिंग है, मतलब मेरा जो फेवरेट है, मैं डिफेंसर नहीं हूँ, मैं अटैकिंग मोड में खेलती हूँ हमेशा। और जैसे ही मैंने डिफेंस मोड किया तो मेरे को यूँ मान लो कि मैं कुश्ती हारना स्टार्ट हो गई। तो मेन मुझे फोकस रखना है कि टिल 1 मिनट से लेके 6 मिनट तक मुझे सिर्फ अपना जो फेवरेट है, जो मैंने सीखा है, मुझे उसी पे काम करना है। अपोनेंट की कुश्ती में मुझे नहीं घुसना है। तो मेन है कि अटैकिंग पे काम करना है मुझे। हेलो, गुड आफ्टरनून साक्षी। आई वेलकम यू हियर इन औरंगाबाद। मैं आपसे आज इसलिए मिलना चाहती थी और आपकी बातें सुनना चाहती थी क्योंकि मेरे भी एक बेटा और बेटी है, बोथ आर स्पोर्ट्स पर्सन एंड छत्रपति अवार्डी। तो आपसे मैं सुनना चाहती थी ये बात कि जब भी हमारे पास ट्रेनिंग की सुविधा के बारे में आपने जो बोला, तो जो ट्रेनिंग देने वाले हैं कोचेस है, उनके बारे में पेरेंट्स ने क्या सोचना चाहिए? क्योंकि मैंने जो देखा है कि कभी गलत कोच आ गया और गलत चीज़ें सिखा दी तो उसके रिपेयर करना उसको और फिर नए कोच ने सिखाना, ये कोच के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि मेरा बेटा भी कोच है, इसलिए मैंने ये देखा है। तो इसके लिए आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहती है? सबसे पहले तो ठीक है, आप क्वालिफाइड कोचेस के पास जाओ, देखो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कितने जो है एथलीट्स तैयार किए हैं। अगर आपको डाउट है तो आप उनसे क्लियर भी कर सकते हो। तो मेन मेरा यही है कि क्वालिफाइड कोचेस के पास जाओ, कि मन में डाउट ना रहे कि मेरा पहले तो हमने गलत ट्रेनिंग सीख ली, अभी कोच चेंज करना पड़ेगा, इससे क्या है हमारा पीरियड ऑफ टाइम हमारा ख़राब होगा। बाई चांस हमारा टूर्नामेंट नज़दीक है तो हम एक मेडल से चूक जाएंगे। तो मेन यही है कि आप अच्छे से पता करके क्वालिफाइड कोचेस के पास ही जाओ। Good afternoon, ma'am. First of all, I am proud today that I am meeting you personally, seeing you personally. Thank you, sir. It is my really I am honored. मेरा एक क्वेश्चन ये था कि
आजकल ज़्यादातर बच्चे मोबाइल गेम्स खेलते हैं और उसमें ये होता है कि जैसा ही हम हारने आते हैं तो हम रिस्टार्ट कर देते गेम। एक्चुअल गेम्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। जब हम हार जाते हैं, अब हम मोबाइल गेम्स की अगर आगे चले और आगे जब हम जिंदगी में हारेंगे तो उसको ओवरकम किस तरह करना चाहिए, उसके लिए एक स्पोर्ट खेलना ज़रूरी है नहीं है, इसके बारे में आपका विचार? सर सबसे पहले तो अभी नहीं, सोशल मीडिया और गेम्स इतने बढ़ गए हैं कि बच्चों का ज़्यादा फोकस यही रहता है कि ठीक है स्कूल से आने के बाद उनको फ़ोन मिल जाए, उनको टीवी देखना मिल जाए, उनको टैब मिल जाए, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। तो मेरा यही है पेरेंट्स से रिक्वेस्ट, ठीक है फ़ोन दिखाओ, अलाउड है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि उनको उनका जो गोल है उनकी तरफ ज़्यादा फोकस रखो। क्योंकि मैंने देखा है आजकल अगर फैमिली में 5 जने हैं तो 5 के पास फ़ोन है और सब आप अपने फ़ोन में सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, तो उसको थोड़ा कम करना ज़रूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू जो है बहुत दिमाग विचलित भी होता है, मेरा भी बहुत विचलित हुआ है। जैसे जब मेरा टफ टाइम चल रहा था तो मेरे बारे में नेगेटिव वो आते थे कि नहीं ये तो लकी थी इसलिए आ गया, लक से आ गया, या अब ये ख़त्म हो चुकी है, अब इसको कुछ नहीं करना है रेसलिंग में। तो वो है जो वो माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रखो और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराओगे तो दिमाग रिफ्रेश होगा। तो बजाय कि फ़ोन और टीवी और टैब्स में टाइम स्पेंड करने की बजाय उनको पार्क में ले जाओ, योगा कराओ, रनिंग कराओ, बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज़ कराओगे तो उनसे ही उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। मेरा नाम मेघन देशपांडे है, तो मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको जब पद्मा अवार्ड मिला तो आपके पहले रिएक्शन आपको कैसा फील हुआ था? पद्मश्री अवार्ड मिला जब मेरा ओलंपिक में मेडल आया तो मुझे नहीं पता था कि पद्मश्री भी मिल जाएगा। बस ये था कि हाँ मुझे खेल रत्न मिलेगा जाते ही। तो जैसे ही पद्मश्री की अनाउंसमेंट हुई तो जो अपनी खुशी है ना वो मैं वर्ड्स में कभी नहीं बता पाती हूँ, आप मेरी स्माइल से समझ लो। तो मतलब एक इतना अच्छा अवार्ड, मतलब बहुत इंडिया में बहुत रेयरेस्ट को मिलता है और वो मुझे मिला। तो यूँ मान लो कि सपना ही पूरा होने वाली बात है कि इतना बड़ा अवार्ड जो है वो मुझे मिला। हेलो, myself Dr. Altaf Sakshi, good morning. Ma'am, I am confused seeing you 3 there. कि दोनों डोंगरे सर they look like a wrestler. Okay? So what is important in wrestling? Body structure, physics, muscle power और technique? सारी चीज़, सारी A to Z चीज़। रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि आपको स्टेमिना भी लगेगा, आपको ताकत भी लगेगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी लगेगी, आपको टेक्निक्स भी लगेंगी। हम ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है जो हम नहीं करते। पावर की हम करते हैं, स्टेमिना की हम करते हैं, एंड्योरेंस की हम करते हैं, स्ट्रेंथ की हम करते हैं, टेक्निक ट्रेनिंग हम करते हैं और हमारे रेसलिंग मैचेस की प्रैक्टिस हम करते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि रेसलिंग में क्या चीज़ ज़रूरी है। और रही बात फिज़िक की, तो मुझे आप देख के बता सकते हो कि हाँ मैं पहलवान हूँ। कई आप ऐसी लड़कियाँ हैं देख के बता नहीं सकते कि रेसलर हैं, फिर भी वो इतनी अच्छी रेसलर हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। कई बार तो मुझे बाहर की लड़कियों को देख के ऐसा लगता है इतना सुंदर फिजिक और रेसलिंग करती हैं। तो ये नहीं है कि फिजिक को देख के आप पता कर सकते हो। बाकी कुश्ती में सारी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझसे अच्छे तो जो मेरे से सीनियर सर हैं वही बता सकते हैं कि कुश्ती कैसा स्पोर्ट है और क्या क्या करना पड़ता है। पहले पद्म फेस्टिवल ने आप में मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने इतना अच्छा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। थैंक यू सर।